नमस्कार और सबका स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। आज से हम लोग जो दूसरा अध्याय है, जो दूसरा चैप्टर है क्लास 9th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, उसका प्रोज का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पहले वाले जब हम स्टार्ट किए थे तब बताए हैं प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होती है ना। तो ये प्रोज के अंदर ये दूसरा भाग है, दूसरा चैप्टर है। इससे पहले धर्म युद्ध पहला था, उसके सभी वीडियोज अपलोडेड है, जो चाहे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग दूसरे पाठ पर। दूसरे पाठ का नाम क्या है? दूसरे पाठ का नाम है ययाति। ययाति। अब ययाति शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जितने भी वर्ड मीनिंग है यानी शब्द हैं हम लिख कर रखे हैं। अगर कोई चाहे तो लिख सकता है। पहले हम इतना शब्द लिख दिए हैं 11 तक। ठीक है, इसके बाद ये रहा आगे उसके। अभी इतना ही के लिए, अभी इतना ही। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। सारे शब्द मैंने लिख दिए हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और कि वीडियो में थोड़ा समय अधिक लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारता हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The story has been rendered in English by C. Rajagopalachari. बहुत सारे शब्द आए हैं, थोड़ा मतलब जान लेते हैं। महाभारत सबको पता है। स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया मतलब भारत की आध्यात्मिक कहानियों। आध्यात्मिक का अर्थ समझते हैं आप लोग, समझते होंगे, जो आध्यात्म से जो संबंधित है। कॉम्पाइल्ड मतलब संग्रहित करना, संकलन करना। और एडिट मतलब होता है संपादन करना। देखो, हमेशा आप लोगों को हो सकता है कि ये दोनों शब्द सुनने को मिलता है, तो थोड़ा मतलब जान लीजिए कि असल में दोनों में अंतर क्या होता है। तो कंपाइल मतलब होता है अलग अलग जगह से एक जगह ढूंढ कर लाना। ठीक बात है ना। जैसे कोई पुस्तक यहाँ पढ़ा हुआ है, कोई पुस्तक वहाँ पढ़ा हुआ है, और सब एक ही विषय का है, परंतु अलग अलग हो सकता है कि लेखकों ने लिखा हो, तो आप उसको एक जगह ला दिए। अब आपने देखा कि भैया इस पुस्तक में से, इस बुक में से ये वाला अध्याय बहुत अच्छे से इस लेखक ने समझाया है, दूसरे में दूसरे लेखक ने समझाया है, तीसरे में हो सकता है कोई और पाठ को तीसरे लेखक ने बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए एक नया पुस्तक जैसे बना लेंगे कि भैया हम पहला पाठ इसमें से पढ़ेंगे, दूसरा पाठ इस बुक में से पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, आपने उसको एडिट किया है ना। जैसे वीडियो एडिटिंग भी होता है। एडिटिंग का मतलब होता है कि जो अंतिम जो रूप दिया जाएगा उससे पहले, जो अंतिम रूप होगा किसी भी बुक का या किसी भी चीज़ का, उससे पहले जो उसमें काट छाट किया जाता है उसको बोलते हैं एडिटिंग। ठीक है, और जो एडिटिंग करता है उसको बोलते हैं एडिटर। तो इसीलिए हमेशा अखबार में आप सुनते होंगे द एडिटर, यानी जो अखबार जो प्रकाशित होगा उससे पहले, जो उसमें छपाई के काम से पहले जो भी तय करता है कि ये चीज़ छपेगी, ये चीज़ नहीं छपेगी, तो उसको एडिटर बोलते हैं। हमको
आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कंपाइल और एडिटेड में अंतर क्या होता है, क्या है कि ये हमेशा परेशान करते हैं बच्चों को। तो किसके द्वारा ये कंपाइल और एडिट किया गया है? चमन लाल के द्वारा। पब्लिश मतलब प्रकाशित, छपना, छपाई के काम। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब भारत की दूरसंचार जो मंत्रालय है, दूरभाष एवं दूरसंचार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। रेंडल मतलब यहाँ पर अनुवाद हो गया, नहीं तो लिया गया है। तो देखिए ये जो कहानी है, द स्टोरी फ्रॉम द महाभारत, ये कहानी जो जिसको महाभारत, इस महाभारत से इसको लिया गया है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। तो एक संकलन था, एक संग्रह था भारत की आध्यात्मिक कहानियों, उसमें से इस कहानी को लिया गया है। परंतु मुख्यतः एक्चुअली ये कहानी कहाँ पर है? महाभारत में उपलब्ध है। ठीक है, आगे इसको कंपाइल और एडिट किसने किया है? चमन लाल ने किया है, यानी इसका संपादन एवं संकलन चमन लाल ने किया है। इसको प्रकाशित पब्लिकेशन डिवीज़न जो है भारत सरकार की दूरभाष एवं दूरसंचार मंत्रालय, उसने किया है। और इस कहानी को सी राजगोपालचारी ने अंग्रेजी में अनुवादित किया है या अंग्रेजी में डाला है। ठीक है, जितने भी शब्द आए हैं सबके मतलब हम लिख चुके हैं पहले ही, और जिसके नहीं है उसको बता चुके हैं। यहाँ पर 2-3 बात हम थोड़ा रोमांचक बात अपने तरफ से बता देते हैं। ये तो कहानी है। तो ययाति एक पात्र का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्तित्व का नाम है, असल में एक राजा का नाम है महाभारत के। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक कहानी हुई। ययाति पर एक पूरा पुस्तक है, एक पूरा बुक है, एक उपन्यास है, उसी के ऊपर, उन्हीं के ऊपर। और सी राजगोपालचारी के भी बारे में थोड़ा बात बता देते हैं कि सी राजगोपालचारी हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनका अहम योगदान था। जहाँ तक हमको याद आता है कि वो शायद भारत के पहले उद्योग मिनिस्टर भी थे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी थे सी राजगोपालचारी। आपको 9वीं या 10वीं में संविधान सभा के पीठ में, मतलब जिसने भारत का संविधान बनाया था, उनमें ये भी थे। तो थोड़ा सा हम इससे हट के बता दिए कि जानकारी रहता है, अच्छा रहता है। अब शुरू करने से पहले यहाँ पे 2 सवाल तो नहीं है, 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या कहना चाहते हैं सब। ठीक है, पहला है विच इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज। तो जीवन का सबसे सुनहरा समय, सुनहरा अवधि क्या होता है? बचपन होता है, जवानी होती है, या बुढ़ापा? गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस, अपने चुनाव के लिए कारण बताइए, आपने क्यों चुना ऐसा। तो इसमें अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। कोई कहता है या कोई कहेगा कि हमको तो मेरा बचपन सबसे ज़्यादा प्रिय था। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं, तो बचपन प्रिय तो था, लेकिन बचपन में क्या मिलता है, असल तो सब काम जवानी में ही होता है। और कोई कोई ये भी तर्क दे ही सकता है कि भैया बुढ़ापा में काम नहीं करना पड़ता है, पहले से कमा के रखे हो तो आराम करो। तो सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक हम लोग बीच वाले नज़रिए से देखें तो पता चलेगा कि जो यूथ है, जो जवानी है, जो यौवन काल है, जो युवावस्था है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और सबसे सुनहरा पीरियड भी होता है। क्या है कि आप सोच कर देखिए, आप कोई भी महत्वपूर्ण काम सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए भी आप जवानी में ही कर सकते हैं। आप देश के लिए सेवा भी, आर्मी में भी,
जवानी में ही जा सकते हैं। अब 10 साल का बच्चा थोड़ा ना जाने जाएगा जवान आर्मी में, सेना में। उसी प्रकार अगर आपको पैसा कमाना है तब भी, किसी दूसरे से प्रेम भी करना है तब भी जवानी में ही, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना विकास भी चाहते हैं, अपना परिवार का भी विकास चाहते हैं, तो जवानी ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है। इतना हम बता दिए गिव रीजंस। आप हर चीज़ करने की मादा रखते हैं। दूसरा है वाई डज मैन वॉन्ट टू रिमेन ऑलवेज यंग। क्यों हमेशा व्यक्ति जो है हमेशा जवान दिखना चाहता है? इसलिए ताकि भैया वो जो भी काम वो करना चाहता है, अब अभी बताएं कि क्यों सबसे ज़्यादा जवानी जो है गोल्डन पीरियड है, तो उसी को बनाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि भैया उसको वो समय देखना पड़े जब वो ये सब काम नहीं कर पाए। जवानी में शरीर भी साथ देता है, जो मेंटल क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इन सब को देखकर हमें यही पता चलता है कि भैया इंसान जो है हमेशा जवान ही रहना चाहता है हर नज़रिए से। अब शुरू करते हैं पाठ को। शब्द हम वर्ड मीनिंग दे चुके थे और इन सब का मतलब समझा दिया है। चलिए, एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज। एम्परर मतलब सम्राट, वन ऑफ द मतलब एक थे, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज या पुरखा, ठीक है। तो एम्परर ययाति यानी सम्राट ययाति पांडवों के एक पूर्वज थे, पांडवों के बहुतों में से एक पूर्वज थे। ही हैड नेवर नोन डिफीट, उन्हें कभी हार नहीं मिली थी। ही हैड नेवर नोन डिफीट, उन्हें कभी हार नहीं मिली थी। वो ये जान ही नहीं पाए थे कि हार क्या चीज़ होती है। मोटे मोटे शब्दों में कि उन्होंने हार का मुंह देखा ही नहीं था। He followed the dictates of the Shastras, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion। 2-3 शब्द आए हैं फिर से। डिक्टेट यानी निर्देश या कह लो आदेश, जो बात बताया गया। फॉलोड मतलब अनुपालन करना, अनुसरण करना, उसी राह पर चलना, शास्त्र है ये। एडोर्ड मतलब होता है कि जब आप सामने वाले के लिए प्रेम भी दिखाएं, सम्मान भी दिखाएं, तो उस परिस्थिति को बोलते हैं एडोर। जैसे मैं देखिए यहाँ पर लिख कर हम रखे हैं। एडोर का मतलब होता है लव एंड रिस्पेक्ट। डिक्टेट यानी बातें या हुक्म या निर्देश। वेनरेटेड मतलब इससे पहले वाले पाठ में भी था, पूजा करना। इंटेंस मतलब बहुत अधिक या तीव्र या उग्र। डिवोशन मतलब भक्ति या श्रद्धा। तो जो एम्परर ययाति थे, सम्राट ययाति, उन्होंने जो शास्त्रों के निर्देश थे उनका अनुपालन किया, देवताओं का आदर किया, सम्मान किया उनका। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स, और अपने पूर्वजों की पूजा की। विद इंटेंस डिवोशन, बहुत अधिक श्रद्धा के साथ। तो सम्राट ययाति ने अपने पूर्वजों की भक्ति की, उनकी पूजा की अत्यंत श्रद्धा के साथ। ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ही बिकेम फेमस एज अ रूलर, तो वो एक शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। वेलफेयर मतलब कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पर है उनकी प्रजा के लिए, आम जनता के लिए। तो वो अपनी आम जनता के लिए हमेशा लगे रहते थे। आम जनता के कल्याण के रूप में वो हमेशा देखे जाते थे कि भैया ये राजा हमेशा अपने जनता के लिए 24 घंटे काम करता है, और जो ऐसा करेगा वो प्रसिद्ध तो होगा ही। क्यों? क्योंकि खुशहाली आएगी, जनता को पता चलेगा कि हाँ ये राजा जो है हमारे लिए बिल्कुल सही है, उत्तम है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। ही बिकेम प्री मैच्योरली ओल्ड बाई द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी।
प्री मैच्योरिटी मतलब समय से पूर्व ही, समय से पहले। इन ड्यू टाइम, बिफोर ड्यू टाइम। कर्स मतलब श्राप, ये तो शुक्राचार्य है। रॉन्ग मतलब कुछ गलत करना, अन्याय करना। वाइफ मतलब पत्नी, सबको पता है। तो वो समय से पहले ही बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए मतलब अपनी जवानी में ही बूढ़े हो गए, अपनी यौवनावस्था में ही वो बुढ़ापे के शिकार हो गए। कैसे हो गए भैया बूढ़े? तो शुक्राचार्य के श्राप के वजह से समय से पहले ही वो बूढ़े हो गए। क्यों बूढ़े हुए? क्योंकि शुक्राचार्य ने श्राप की दिया कि उन्होंने, ययाति ने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत किया था। पत्नी के साथ कुछ गलत किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था देवयानी। तो देवयानी के साथ कुछ अन्याय किया था ययाति ने, इसलिए शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि भैया जाओ, तुम्हारा बुढ़ापा अभी ही आ जाए, तुम्हारे जो जवानी है वो खत्म हो जाए। और जैसे ही इन वचनों को सुना ययाति ने, वो बूढ़े हो गए। ठीक है, मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि शुक्राचार्य ने इनको डायरेक्ट टाइम ट्रेवल ही करवा दिया है कि नहीं। मतलब जवानी से डायरेक्ट बुढ़ापा, कोई गैप ही नहीं है। मतलब एक होता है ना प्रौढ़, यानी 40 से 50 साल के बीच में, उसको कहते हैं प्रौढ़। मतलब अभी ना जवान है ना पूरे रूप से बूढ़े हैं, वही वाला हाल था इनका। इनको कुछ देखने को मिला ही नहीं, डायरेक्ट वन टाइम ट्रांसफर। आगे, इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारता। तो महाभारत के कवि के शब्दों में, अब महाभारत के कवि कौन है भैया? वेद व्यास है। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखा। तो ऐसा बोला जाता है गणेश जी ने, परंतु ऐसा हम लोग लेकर चलते हैं, वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज। ययाति ने उस वृद्धावस्था को पाया जो कि सुंदरता को नष्ट कर देती है और दुखों को, संताप को, पीड़ा को लाती है। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ब्यूटी यानी सुंदरता। ब्रिंस मतलब लाना। मिजरी मतलब दुख, व्यथा, संताप, शोक, पीड़ा। बहुत सारे शब्द हैं, सब बता दिए और लिख कर सब रखे हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबको पता भी है बुढ़ापे में क्या होता है। बुढ़ापे में आपकी सुंदरता तो बची नहीं रहती है, आप जवान तो दिखते नहीं हैं। तो महाभारत के कवि के शब्दों में कि ययाति ने उस वृद्धावस्था को पाया जो सुंदरता को नष्ट कर देती है और दुखों को लाती है। It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection. बहुत सारे शब्द आए हैं, पहले मतलब जान लेते हैं। तो पहला है it is needless। needless मतलब अनावश्यक, गैर जरूरी, बताने की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन। मिजरी मतलब दुख, संताप, बता चुके हैं। विगिरस मतलब, तो विगिरस मतलब होता है, यहाँ पर लिख कर रखे हैं, जोरदार या कह लो उत्साह, जोरदार या उत्साह। ब्लाइटेड मतलब अभिशाप या लॉस, हानि। हॉरस मतलब भयावहता, डर। पैंग्स मतलब टीस या कसक। और एक्सेंट्यूटेड मतलब बल देना, मतलब किसी एक पॉइंट पर फोकस करना। और ये जो लाइन है ये बड़ा अजीब लाइन था, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा इसका मतलब बता देते हैं। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्सेंट्यूटेड बाय पैंस ऑफ रिकलेक्शन। रिकलेक्शन मतलब जो फिर से पुनः संग्रह मतलब जहाँ पर ये है कि जहाँ यादों के दर्द से, जहाँ यादों की पीड़ा से नुकसान की भयावहता बढ़ जाती है। इसका मतलब समझाएंगे, अभी सिर्फ लिखने के लिए है। अब आते हैं पाठ पर। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब एक जोरदार उत्साह, पूरा जोशवर्धक उत्साह जो है
जोशवर्धक जो जवानी है वो एक ऐसे उम्र में पहुंचा दी जाती है जहां पर उस उम्र में अपने डर को देखकर, अपने डर के भय से जो पीछे जो था उसको देखकर नुकसान की भयावहता बढ़ जाती है। मतलब यही है। ये तो बात सबको पता है कि भैया ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब एकाएक आप जवानी से बुढ़ापे में ट्रांसफ़र हो जाए तो उसका दर्द क्या होगा। और अगर किसी को महसूस करना है भैया तो ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आप आज रात को सोने के लिए जाएं और अगले सुबह कल अखबार में खबर सुने कि अगले हफ्ते से आपका 10वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी, तब आपका हालत क्या होगा। तो इनको तो डायरेक्ट उसका भी टाइम नहीं मिला, अभी सुने अभी ही बदल गया। तो पूरा जो जोश भरी जो जवानी थी वो कहाँ चल गई, वो दुखों के बुढ़ापे में बदल गई। Where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection। और जब याद करते थे ययाति अपने दिनों को तो उससे उनके जो डर है, जो उनके अंदर का डर और बढ़ जाता था। जो यादें थी जवानी में हम ये करते थे, जैसे है कि नहीं, अभी आप हैं तो बचपन का जो दिन है उसको याद करते हैं कि नहीं है। तो जब याद करते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार का मस्त दिन था, माँ खाना खिलाती थी, कुछ भी करना नहीं पड़ता था, दिन भर खेलते थे, है कि नहीं। उसी प्रकार जब ययाति जब याद करते थे अपने जवानी के दिनों को वो दुखों से भर गए, यादों के दर्द, यादों की पीड़ा से वो भर गए। ययाति who found himself suddenly an old man, ययाति जिन्होंने अपने आप को एक बूढ़े इंसान के रूप में पाया, was still haunted मतलब डेरा लगाना, एक जगह पर लाना, by the desire मतलब इच्छा, कामना, for sensual enjoyment मतलब जो शारीरिक सुख है, जो शारीरिक आनंद है, इंद्रिय आनंद या कह लो कामुक आनंद, विषय आनंद है, लिख कर रखे हैं हम। तो ये जो आनंद है अभी भी उनके मन में ये आनंद की जरूरत थी। उनको ऐसा लगता था कि हमको अभी ये सब नहीं मिला है और उनको अभी ये सब चाहिए था। क्या? सेंसुअल एंजॉयमेंट, शारीरिक सुख, ये चाहिए था। उनके मन पर डेरा लगा हुआ था कि हमको अभी भी ये चीज़ें चाहिए, इच्छाएं थी उनके मन में। He had five beautiful sons and all virtuous and accomplished। उनके 5 सुंदर नौजवान बेटे थे, सब के सब वर्चुअस मतलब होता है कुशल या गुरी, accomplished मतलब निपुण। तो इसको और भी बोलते हैं, धार्मिक भी बोल सकते हैं। धार्मिक थे, गुरी थे, कुशल थे, accomplished मतलब होता है निपुण। तो पांचों के पांचों बेटे एक से एक थे बड़े। ययाति called them and appealed piteously to their affection। ययाति ने उनको बुलाया और अपील मतलब होता है याचना करना, प्रार्थना करना। पिटियसली का मतलब यहाँ पर हम लिख कर रखे हैं, देखिए। अपील पिटियसली मतलब दयनीय रूप से याचना की। और जितना भी शब्द का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। किसी को लिखना हो तो लिख सकता है भैया वो आगे। तो उन्होंने दयनीय रूप से याचना की कि भैया टू देयर अफेक्शन। क्या याचना करते हैं? द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमैच्योरली ओल्ड। तुम्हारे जो दादाजी हैं शुक्राचार्य, उनके श्राप ने मुझे समय से पहले ही यानी अनएक्सपेक्टेडली मतलब होता है, क्या होता है? तो होता है अप्रत्याशित रूप से, अकस्मात। तो अकस्मात रूप से मुझे
और समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया है तुम्हारे दादाजी के श्राप ने। और उनको अपने बेटे से अफेक्शन था, यानी लगाव था। तो इसीलिए वो सोचे कि भैया हम चलो अपने बेटों से कुछ बात करते हैं। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ। मुझे जीवन के आनंदों की कोई, हम जीवन के आनंद ले ही नहीं पाए, मजा उठा ही नहीं पाए। फॉर नॉट नोइंग वट वॉज इन स्टोर फॉर मी। मेरे लिए क्या था इस पूरे संसार में विषय आनंद को लेकर, शारीरिक सुख को लेकर, वो हम कभी जान ही नहीं पाए कि मेरे लिए क्या क्या मेरे बस्ते में डाला गया था। हम कभी ये जान नहीं पाए। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब संयमित, कठोर भी। तो मैंने एक संयमित जीवन जिया, मैंने एक कठोर जीवन जिया। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर्स। जो विधिवत जो आनंद है मैंने उनको भी लेने से मना कर दिया। मैंने इतना कठोर जीवन जिया कि जो अधिकार मेरे को था कि हम ये आनंद तो ले ही सकते हैं, मैंने उनका भी त्याग कर दिया। वन ऑफ यू ऑट। ऑट मतलब होता है, आउट मतलब होता है कि भैया चाहना या पढ़ना, तो अभी देखेंगे। और फुल वीर मतलब यू मतलब जवानी का पूरा जोश। वन ऑफ यू ऑट टू बियर। बियर मतलब सहना। बर्डन मतलब बोझ। तो कह रहे हैं कि तुम में से कोई एक अगर मेरी इस बुढ़ापे की बोझ को सहन करने की पीड़ा उठाएगा तो मैं उसे बदले में एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और अपनी जवानी जो मुझे देगा। ही हु एग्रीज टू दिस, जो इससे सहमत है। एंड बेस्टोज हिज यूथ ऑन मी, और अपनी यौन अवस्था और अपनी जो यौवन अवस्था है, यौवन काल, उसको मेरे को दे देता है, वो मेरे साम्राज्य का अगला शासक होगा। मतलब ऑफर दे रहे हैं कि भैया तुम मेरे को अपना जवानी दे दो और हम इसके बदले में तुमको अपना अगला राजा बना देंगे। कहें दे रहे हैं ऑफर? कहें कि उनको शारीरिक सुख चाहिए, और शारीरिक सुख के लिए जवान होना पड़ेगा। अब आप बुढ़ापे में थोड़े ना लेने जाएंगे शारीरिक सुख। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन फुल विगर ऑफ यूथ। मैं अब जो जीवन है उसको पूरे उत्साह के साथ जीना चाहता हूँ, उसका आनंद लेना चाहता हूँ। इसीलिए तुम में से कोई एक हमको दे दो अपना जवानी, और अपने अगला राजा बन जाओ तुम। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसलिए अब हम लोग जो ये पन्ना है इसको भी बदल देते हैं एक बात के लिए। तो ये नए जितने भी शब्द हैं उनको हम लिख कर रखे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, किसी को लिखना हो तो लिख सकता है। He first asked his eldest son to do his bidding. bidding मतलब बोली लगाने के लिए। अब जा रहे हैं, 5 बेटे थे, पांचों के सुंदर और निपुण। तो पांचों में सबसे पहले नंबर किसका आएगा? जो सबसे बड़ा है। तो उसके पास गए, सबसे जो अग्रज बेटा था उसके पास गए और बोले कि भैया ऐसा काम कर दो मेरे लिए, मतलब अपनी जवानी का बोली लगा दो मेरे लिए। द सन रिप्लाइड, ओ ग्रेट किंग, women and servants will mock at me if I were to take upon myself your old age. हे महान राजा, महिलाएं और नौकर मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मॉक मतलब मजाक उड़ाना, हंसना, तिरस्कार करना भी होता है। अगर मैं अपने ऊपर आपके बुढ़ापे को ले लेता हूँ तो महिलाएं और जो औरत हैं, वो नौकर हैं, वो मुझ पर हंसेंगे कि देखो ये पागल है, ये अपना पूरा जवानी दे दिया, बुढ़ापा ले लिया, इस लालच में कि ये राजा बन जाएगा। ठीक है, अब आगे, आई कैनॉट डू सो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे मिर्ज़ापुर में जो डायलॉग आता है ना कि तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा ही पहला बेटा बोल रहा है पिताजी हमसे ना हो पाएगा, हमसे कोई आशा मत रखिए कि हम आपको अपनी जवानी देंगे।
आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर डियर टू यू देन माई सेल्फ। तो अपने मेरे जो छोटे भाई हैं उनसे पूछिए जो कि आपको मुझसे ज़्यादा प्यारे हैं। अब अपना पूरा ठेका अपने भाइयों पर फोड़ रहा है ये बड़ा वाला भाई कि भैया है ना सब चारों, इनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए, काहे कि इन्हीं से आप ज़्यादा प्यार करते हैं, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर एक आया था, देखो आई के साथ वेयर आया है, तुमको लगेगा कि अरे यार आई के साथ तो वाज आता है, ये वेयर कहाँ पे आ गया। तो वेयर भी यूज होता है आई के साथ, लेकिन पूर्व काल में पहले वाले समय में ऐसे होता है कि अगर हम इमेजिनरी कंडीशन में, काल्पनिक में आई के साथ वेयर लगता है, ठीक है, जैसे है ना इफ़ आई वेयर, अगर मैं अपने ऊपर आपकी बुढ़ापे को ले लेता। अब 5वां पैराग्राफ है, When the second son was asked, जब दूसरे बेटे से पूछा गया, he gently refused, वो धीरे से मना कर दिया। उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने पर धीरे से बोल दिया। पिताजी क्या बोलता है, फादर you ask me to take up old age which destroys not only strength and beauty but also as I see wisdom। आप मुझसे उस बुढ़ापे को लेने को कहते हैं जो कि ना सिर्फ शक्ति को, सामर्थ्य को नष्ट करती है, सुंदरता को नष्ट करती है, बर्बाद कर देती है, बट ऑल्सो लेकिन और भी एज आई सी, जहाँ तक मैं देखता हूँ, बुद्धि को भी अफेक्ट करती है बुढ़ापे। और ये बात बिल्कुल सही है, बुढ़ापे में सिर्फ आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति खत्म नहीं होती है, आपकी सुंदरता खत्म नहीं होती है, जो आपकी मानसिक शक्ति है वो भी खत्म होती है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जो शतरंज को खिलाड़ी खेलते हैं, चेस, वो भी 50 के बाद 55 के बाद रिटायरमेंट ले लेके हैं। क्या है कि उसके बाद उतना दिमाग तेज काम नहीं करता है। तो बुढ़ापे में सिर्फ देखते नहीं है, बूढ़ा आदमी भूल जाता है चीज़ को। तो ये दूसरा बेटा कह रहा है कि आपने तो सिर्फ सोचा है कि आप जो आपका सुंदरता है और जो दिल वाला जो शरीर है उसी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन हम जहां तक देखते हैं तो इससे मेरा बुद्धि भी समस्या में आएगी। आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू सो, हम ऐसा करने में अभी सामर्थ्य में पर्याप्त नहीं है, हम अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि ऐसा कर सके। तीसरा बेटा, अब 6वां पैराग्राफ है, द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे पुत्र ने क्या जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड हॉर्स और एन एलिफेंट, एक बूढ़ा इंसान ना तो घोड़े की सवारी कर सकता है ना ही हाथी की। हिज स्पीच विल फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना, सब मतलब दिए हुए हैं, लिख लेना। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, तो उसकी आवाज़ लड़खड़ाएगी, उसकी बोली सही से नहीं रह पाएगी। तो हेल्पलेस मतलब हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता, तो सहायता विहीन, प्लाइट मतलब दुर्दशा। तो ऐसी दुर्दशा में, ऐसी अवस्था में, ऐसी दयनीय अवस्था में, ऐसी दुर्दशा में हम क्या कर पाएंगे। व्हाट कैन आई डू, मुझसे क्या हो पाएगा। आई कैन नॉट एग्री, पिताजी हमसे भी नहीं होगा, हम ऐसी दुर्दशा में कैसे काम करेंगे। तीसरा बेटा बोलता है, द किंग grew angry when he saw that his 3 sons had declined to do as he wished। तो अब इस पर तीनों लड़कों ने मना कर दिया। इस पर राजा क्रोधित हुआ, ये देखकर कि उसके तीनों बेटों ने उसकी जो कामना थी, विश मतलब जो इच्छा थी, कामना थी, उसको ठुकरा दिया, उसको मना कर दिया। डिक्लाइन मतलब अस्वीकार कर दिया। ही होप्ड फॉर बेटर, उसने बेहतरी की आशा की। अब 2 ही बेटा बचा है, तो अब चौथे वाला के पास जाएगा। तो सोचा कि भैया चौथे वाले से कुछ टिग्रम लगा के अपना काम करवा लिया जाए। अब चौथे बेटे के पास क्या जाकर बोलते हैं वो, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मेरे इस बुढ़ापे को ले लेना चाहिए। इफ़ यू चेंज योर यूथ विद मी, अगर तुम अपनी जो यौवन काल है उसको मेरे साथ बदल लोगे, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, तो हम कुछ समय बाद इसको तुमको वापस दे देंगे, रिटर्न कर देंगे।
एंड टेक बैक द ओल्ड एज विद विच आई हैव बीन कस्ड, और उसी बुढ़ापे को वापस ले लेंगे जिससे हम श्रापित हुए हैं। तो पहले क्या बोलते थे, पहले बोलते थे कि भैया तुम बना लो, तुम दे दो हमको और हम तुमको अपना अगला शासक बना देंगे। पर अब क्या बोल रहे हैं कि भैया कुछ समय के लिए ही दे दो, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए दे दो, फिर से हम तुमको वापस दे देंगे और फिर तुम अपना आराम से रहना। ठीक है, कस मतलब बता चुके हैं, श्राप। अब कुछ कुछ सवाल आए हैं, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। जितने भी शब्द थे उसका मतलब, हम जितने भी शब्द आए हैं सबका वर्ड मीनिंग यहाँ पर दे दिए हैं, देख लीजिए। प्लाइट मतलब दुर्दशा, फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना। सवाल है, पहला सवाल क्या है, हु वाज एम्परर ययाति। तो सबको पता है, यहाँ पर आंसर लिख कर रखे हैं हम, आपको मिल भी जाएगा, उसमें क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। सम्राट ययाति पांडवों के एक पूर्वज थे। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा सवाल, वाई हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड, हु कस्ड हिम। ययाति कैसे बूढ़े हो गए और किसने उनको श्राप दिया। सबको पता है ययाति कैसे हो गए बूढ़े। तो समय ययाति बिकेम प्री मैच्योरली ओल्ड बाई द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर डूइंग रॉन्ग विद हिज वाइफ। तो अपनी पत्नी के साथ अन्याय करने के वजह से शुक्राचार्य ने श्राप दिया और जिससे वो समय से पहले ही बूढ़े हो गए। दूसरा सवाल का उत्तर जवाब है ये वाला। ठीक है, तीसरा सवाल, वाज ययाति डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स। डिवाइड मतलब, अवॉइड मतलब होता है कि भैया मना करना, डिवाइड मतलब मना नहीं करना। तो सेंसुअल डिजायर जो शारीरिक इच्छा थी उसको वो मना नहीं करते थे, डिवाइड। तो नो, ययाति वर नॉट डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स। अवॉइड मतलब होता है मना कर देना, डिवाइड मतलब नहीं मना करना। चौथा, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन। जो सबसे बड़ा वाला लड़का था उसका जवाब क्या था। तो उसका जवाब हम लोग सुनते हैं। चौथा ये वाला है, द एल्डेस्ट सन रिप्लाइड, ओ ग्रेट किंग, women and servants will mock at me if I were to take upon myself your old age. I cannot do so. बता चुके हैं इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम आपकी उम्र को ले लेंगे तो महिलाएं और नौकर हम पर हंसेंगे। ठीक है, अब आगे पांचवा सवाल, वाई डिड ही बिकेम एंग्री। वो क्यों क्रोधित हो उठे ययाति। तो जब तीनों लड़कों ने मना कर दिया तो क्रोधित हो उठे ययाति, और ही बिकेम एंग्री बिकॉज हीज 3 sons डिक्लाइंड हिज रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा होगा ययाति क्यों क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके तीनों लड़कों ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था, उनकी जो इच्छा थी उसको मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो चौथा है उसको हम लोग आठवां जो है, ये आठवां अगले भाग से शुरू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए बाकी का भाग अगले जो वीडियो में होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए तो जय हिंद के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।